तो कॉन्कैटिनेशन आप सब लोगों को वैसे तो पता है, हम पहले ये काम कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से देख लेते हैं। जैसे ये अलर्ट इन्होंने किया हुआ है, तो हम पहले क्या लिखते थे, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखकर ऐसे अलर्ट कर दिया था। बट इसने हमें बोला कि जब अलर्ट आप करवा रहे होते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें प्लस लगा के ना कोई वेरिएबल भी साथ में प्लस कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको जोड़ के फिर आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगा के एक और स्ट्रिंग लगा दिया। तो इस तरह हम 2-3 वेरिएबल को आपस में अगर प्लस करते हैं, और अगर तो वो नंबर है तब तो वो सम हो जाएगा, ठीक है, दोनों को वो ऐड कर देगा। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग है तो क्या करेगा, दोनों को आपस में वो जोड़ देगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। अच्छा, ये कॉन्कैटिनेशन के कुछ इसने मुख्तलिफ तरीके दिखाए हैं। सही है, यहाँ पे इसने बताया कि यार 3 वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट करके दिखाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने कहा कि एक और तरीका है कि 2 स्ट्रिंग है, नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 स्ट्रिंग और नंबर 3 स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, 2 वेरिएबल को स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में इस तरह। अच्छा, यहाँ पर एक और इसने कंप्लीट कोड दिखाया है कि एक मैसेज के नाम से वेरिएबल है, उसमें थैंक्स पड़ा हुआ है, एक यूज़र नेम के नाम से वेरिएबल है, उसमें सूजन पड़ा हुआ है, और एक बैंगर के नाम से जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन साइन पड़ा हुआ है। इन तीनों को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया और एक दूसरे वेरिएबल में डाला। तो इस पॉइंट पे आपको ये भी समझ में आ गया कि ना सिर्फ अलर्ट करते हुए कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, बल्कि इसको कॉन्कैटिनेट करके एक वेरिएबल में एक नई वैल्यू के तौर पर स्टोर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरीके से इसने कहा है कि भाई अगर नंबर भी आपके पास है लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, उस पर डबल कोटेशन लगा हुआ है, तो जब आप उसको प्लस करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्कैटिनेटेड, सम नहीं करेगा उसको, वो कॉन्कैटिनेट करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में। अच्छा, ऑन अदर एंड्स प्लस के अलावा अगर आप कोई काम करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड या माइनस, तो उसको वो परफॉर्म कर देता है क्योंकि वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सम में उसको वो कॉन्कैटिनेट कर देता है। यार पता नहीं किचन में क्या हो रहा है, गेट बंद कर दूँगा मैं। किचन में खांसी वाला कुछ हो रहा है। अच्छा, तो ये वाली जो बात है, अगर ये हम लिखेंगे कोड तो स्क्रीन पे वो 22 ऐसे लिखकर बता देगा, ये 2 और 2 को कॉन्कैटिनेट कर देगा आपस में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट हम ये करके देख चुके हैं एक बार। प्रॉम्प्ट में क्या होता है, कीवर्ड होता है प्रॉम्प्ट, उसके अंदर आप कुछ बात लिखते हैं, ठीक है, और जब ये कोड रन होता है इतना, तो स्क्रीन पे आपके एक पॉपअप आता है जहाँ पे आप डेटा स्क्रीन पे इनपुट ले रहे होते हैं यूज़र से, और ये जो कुछ भी रिटर्न करता है ये इस वेरिएबल में जाके सेव हो जाता है। अच्छा, प्रॉम्प्ट में हमने जो किया था लास्ट कुछ 1-2 क्लास पीछे, उसमें हमने सिर्फ एक इसमें जुमला लिखा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा डाल के यहाँ पे एक जुमला और भी लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग और भी लिखा हुआ है। तो ये सेकंड वाला जो स्ट्रिंग है, ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कि जब वो बॉक्स खुलेगा ना, तो एक तो ये लिखा हुआ आएगा योर स्पीशी। मिसाल के तौर पे आपने बंदे से बोला कि भाई व्हाट इज़ योर नेम, एंटर योर नेम, तो यहाँ पे एक पहला आपने लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम, फिर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आपने दे दी कि माई नेम इज़ मलिक, ऐसे करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सेकंड वाली जो वैल्यू आप ये पास कर रहे हैं, ये कैसे शो हो रही होती है, जब वो बॉक्स खुलता है अलर्ट का, तो वहाँ पे ये वाली वैल्यू सेकंड वाली पहले से टाइप हुई भी आ रही होती है, पहले से लिखी भी आ रही होती है। अगर यूज़र कुछ भी एंटर ना करे, कुछ भी चेंज ना करे, डायरेक्ट उसको ओके कर दे, तो ये वैल्यू फिर मुझे मिल जाएगी उस केस में। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम ये लगाते हैं, लेकिन जैसे व्हाट इज़ योर नेम वाले केस में मेरा ख्याल है हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देनी चाहिए तो बेहतर है। या अगर मैं पूछ रहा हूँ कि यार व्हाट इज़ योर कंट्री, तो कंट्री को देखते हुए अगर मुझे पता है यार पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होगी, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे पाकिस्तान लिख सकता हूँ कि यार मोस्टली जब लोग इसको खोलेंगे तो वो पाकिस्तान एंटर करेंगे, तो पाकिस्तान लिख देता हूँ मैं। अच्छा, तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम एंटर करेंगे। अच्छा, इसने बोला कि यार आप वो जो जुमला लिख रहे हैं ना, उसकी जगह आप कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर स्पीशी, तो पहले पे क्वेश्चन, दूसरे पे डिफ़ॉल्ट आंसर, ऐसे वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पे हाथ से ही लिखें, ठीक है। अच्छा, फिर एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। एक प्रॉम्प्ट लिया जा रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूज़र से कि हाउ मेनी कैट्स डू यू हैव। मिसाल के तौर पे बंदे ने कहा 5, तो 5 इस वेरिएबल में चला जाएगा, राइट।
और अच्छा ज़ाहिर है ये वेरिएबल में जो जाएगा ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ नंबर, स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब इसके ऊपर ना, इस वेरिएबल के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन भी करवा सकते हैं बाद में ना। मिसाल के तौर पे 50, बंदे ने 50 बोला था तो आपने उस पर 1 लगा दिया तो ये 501 बन गया, तो टू मैनी कैट्स में 501 चला गया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये दो चीज़ें जो हम पहले ही पढ़ चुके थे, थोड़ा सा हमने गो थ्रू कर लिया। अब हमारा जो आज का कंटेंट है इफ़ स्टेटमेंट, ये पढ़ने से पहले अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो प्लीज़ पूछ ले। सॉरी मेरा स्पीकर बंद था तो किसी ने अगर कोई बात की थी तो वो मुझे आई नहीं है आवाज़। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा जी जी प्लीज़। कि अगर प्रॉम्प्ट में जब हम वैल्यू लेते हैं तो वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में लेते हैं, अगर हमें नंबर में वैल्यू लेनी हो तो फिर क्या करेंगे? नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर में। मतलब प्लस लिख देंगे प्रॉम्प्ट से पहले? हाँ, जैसे HTML के फॉर्म में होता है ना कि आप इनपुट पे लगा देते हो टाइप नंबर, तो नंबर के अलावा कुछ टाइप नहीं होता। इस तरह का प्रॉम्प्ट में कोई तरीका नहीं है करने का। प्रॉम्प्ट में आपको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि बंदा नंबर के अलावा कुछ और ना लिखे। ठीक है, आप उसको कन्वर्ट तो करोगे नंबर में, लेकिन बंदा अगर बोला, आपने बोला व्हाट इज़ योर एज, बंदे ने लिख दिया 30, और 30 न्यूमेरिक में नहीं लिखा, THIRT, तो वो लिख देगा, वो लिख सकता है। उसको आप ये रोक नहीं सकते कि THIRTY वो ना लिखे। ठीक है, यही वजह है कि प्रॉम्प्ट को डिस्करेज किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल हम कोशिश करते हैं हम कम से कम करें। क्या कहते हैं, इनपुट लेने के लिए बेहतर तरीका ये है कि हम HTML के फॉर्म से इनपुट लें, और जो हम करके देख भी चुके हैं इस क्लास में, आप लोग माशाल्लाह फॉर्म से इनपुट ले भी चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो जो आपके बुक के अंदर चीज़ मौजूद है तो इसलिए मैंने वो जिक्र कर दिया। प्यारे दोस्त, ईमेल में जो लिखा हुआ है ना यस, उस पर आप प्रेस करेंगे, उसके बाद ही आप ज्वाइन हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते आप। यार लोगों को अभी तक क्लास की ज्वाइनिंग में मसला है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनेगा हमारा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा था कि डेटा टाइप्स बताई थी आपने। डाटा टाइप हमने पढ़ तो लिए, एक स्ट्रिंग पढ़ा है, एक नंबर पढ़ा है हमने। अब एक बूलियन अभी तक हमने वो कवर नहीं किया, बूलियन अभी इंशाल्लाह अभी कवर करेंगे हम इफ एल्स पढ़ते हुए। अब फिर एरे आएगा फिर आगे अच्छा, जाके। इसकी डेटा टाइप्स इसमें कितनी है ये बताइए? डाटा फ्लोट भी है, टाइप इंटीजर भी है, शायद डबल भी आता होगा। नहीं, इसमें वो सब नहीं होता। इसमें नंबर की एक ही डेटा टाइप होती है बस। जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर इज़ वन डेटा टाइप, उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो सेकंड डेटा टाइप है, उसके बाद आपके पास बूलियन है, एरे है और ऑब्जेक्ट है, दैट्स ऑल। इंटीजर तो नहीं है ना इसमें? इंटीजर नहीं है इसके अंदर। नंबर जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर पार्स होता इट है, क्यों करता है फिर ये? पार्सेंट वो इस वजह से करता है कि कभी भी आप अगर कोई नंबर यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि वो नंबर जो भी इंटर लिया है, जो भी इनपुट आपने यूज़र से लिया है, उसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आप हटाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से एज अ डेवलपर। जैसे आपने पूछा यार व्हाट इज़ योर एज, बंदे ने कहा 32.5, बात तो उसने सही लिखी है, लेकिन आपके लिए वो 0.5 काम का नहीं है। आपने कहा मुझे राउंड फिगर में 30 चाहिए, तो आप पार्सेंट करेंगे तो पॉइंट हट जाता है उसमें से, इसलिए इसमें ये फंक्शन चीज़ तो मौजूद है। नंबर में भी आ सकती है शायद। सॉरी, नंबर में क्या मतलब? नंबर NUMBER नंबर। कैपिटल एन से जो नंबर का जो मेथड है जिसके ज़रिए आप कन्वर्ट करते हैं, जी जी। नहीं उसमें नहीं होता ये। उसमें अगर 30.5 लिखा हुआ है तो वो 30.5 ही बना के देगा आपको। वो इंटेलिजेंट होता है, जो कैपिटल एन से जो नंबर है ना वो इंटेलिजेंट होता है। वो देखता है कि अगर नंबर में पॉइंट मौजूद है तो उसको रहने देता है, अगर पॉइंट नहीं है तो उसके पॉइंट को मतलब सही है, अकॉर्डिंगली यानी जो जैसा करता होता है वो वैसे ही कर देता है। जैसे ही कर देता है जी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर सिर्फ 30 लिखा हुआ है तो आपको जो कैपिटल एन से नंबर है ना वो ये नहीं बोलेगा कि 30.000, ये नहीं बोलेगा, वो 30 आपको देगा नंबर पे बना के। मतलब सीलिंग और फ्लोर के भी मेथड है ना दो, तो राउंड डाउन राउंड अप या राउंड डाउन कर देते हैं। अभी वो हमने पढ़ा नहीं है। अभी यहाँ पे ना राउंडिंग करके कोई एक चैप्टर होगा कोई ना कोई। हम वैसे तो इसमें 20 चैप्टर्स पढ़ेंगे और 20 चैप्टर के बाद कुछ हैंड पिक करके चीज़ें मैं मज़ीद पढ़ाऊँगा इस बुक से। लेकिन राउंड आप बिल्कुल कर सकते हैं, math.round करके आप हमारे पास फंक्शन होता है। अच्छा जी, किसी और का अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अब ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ना, ये पहली बात तो ये प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स में से है ये, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक आपने जैसे वेरिएबल बनाना सीखा, ठीक है, दैट वाज अ फंडामेंटल। फिर आपने एक इनपुट लेना और आउटपुट दिखाना सीखा, दैट इज़ अ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल हम उन चीज़ों को कहते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे घर बनाने के लिए फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं? आपके पास ब्लॉक और सीमेंट होना चाहिए एटलीस्ट। अगर ब्लॉक और सीमेंट आपके पास नहीं है तो आप घर नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, फिर सिर्फ ब्लॉक और सीमेंट से भी काम नहीं चलेगा, फंडामेंटल में और भी चीज़ें शामिल हैं। जैसे दरवाज़ा और खिड़की भी आपको चाहिए, वो भी फंडामेंटल में शामिल है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपको एक घर बनाने के लिए छत भी चाहिए उसमें, तो छत भी फंडामेंटल में शामिल है। अच्छा, फिर आपको सीमेंट और ब्लॉक तो आपके पास आ गया, आपको साथ में पानी चाहिए उस सीमेंट को तैयार करने के लिए। फिर उसके साथ साथ आपको कुछ टूल्स भी चाहिए, जैसे बेलचा वगैरह कुछ बराबर करने के लिए सीमेंट लगाते हैं जिससे करनी जो होती है, वो सब चीज़ें आपको चाहिए। तो आप नोट कर रहे हैं कि एक घर बनाने के लिए क्या क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसके बगैर घर बन ही नहीं सकता। एक कमरे की बात हो रही है। अच्छा, तो हमने देखा कि बनाने का मटेरियल, उस मटेरियल को तैयार करने के लिए पानी और टूल्स, उसको इस्तेमाल करने के लिए। फिर ब्लॉक और सीमेंट तो हम देख ही चुके हैं, खिड़की दरवाजे और छत। तो ये तकरीबन कोई 6-7 के करीब ऐसे आइटम हैं जो आपके पास होंगे जब ही आप एक कमरा तैयार कर सकते हैं अपने हाथ से, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी ना कुछ ऐसे फंडामेंटल टूल्स हैं जो आपको चाहिए। छोटे से छोटा भी प्रोग्राम आप जब बनाएंगे तो वो सारे फंडामेंटल टूल्स इस्तेमाल होंगे हर हाल में, सही है। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि आपके पास ये सारे फंडामेंटल टूल्स आ गए कमरा तैयार करने के लिए। अच्छा, तो अब आप इससे एक की जगह 3 कमरा भी तैयार कर सकते हैं, तो 3 कमरे का तो पूरा घर होता है। और वॉशरूम जो होता है वो भी एक छोटा कमरा ही होता है, किचन जो होता है वो भी एक छोटा कमरा ही होता है। तो एक कमरा अगर आप तैयार करना सीख गए तो इसका मतलब है 3 कमरे भी तैयार कर सकते हैं आप, और वॉशरूम किचन भी बना सकते हैं। ज़ाहिर है छत पे, सब पे छत लगती है, सब में खिड़की होती है, सब में दरवाज़ा होता है। तो हुआ ये आखिर में कि पूरा घर बनाना सीख गए आप, ठीक है। फंडामेंटल्स अगर आपको आ गए तो अब आप चाहे एक कमरा बनाएं चाहे पूरा घर बनाएं। तो प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से फंडामेंटल्स हैं। कुछ फंडामेंटल क्या है? वो चीज़ें जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होती हैं, सही है। कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें वो चीज़ मौजूद ना हो, जो फंडामेंटल्स में जिन चीज़ों को हम काउंट करते हैं। अच्छा, हर छोटे से छोटे प्रोग्राम में आपको उन टूल्स की, उन चीज़ों की, उन फंडामेंटल चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो हमने अभी तक फंडामेंटल में क्या क्या देख लिया है? आते हैं ज़रा बुक में। हमने वेरिएबल्स बनाना सीख लिए, ठीक है। वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग, नंबर और एक बूलियन है, वो आज हम देखेंगे अभी। तो वेरिएबल हमने बनाना सीख लिए। उसके बाद हमने उन वेरिएबल्स को आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सीख लिया, ठीक है। नंबर 3, हमने यूज़र से इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके और उसको रिज़ल्ट को वापस डिस्प्ले करवाना सीख लिया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फंडामेंटल। अच्छा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा शायद इसका सिंटैक्स अलग हो, ज़ाहिर है आउटपुट दिखाने का जो कोड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन आउटपुट आपको हर प्रोग्राम में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आउटपुट दिखाना होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब ये इफ़ स्टेटमेंट जो है ना, ये भी फंडामेंटल में शामिल है। और ये अब पहले वाले जो फंडामेंटल थे वो तो मतलब नॉर्मल वाले थे, लेकिन ये जो है ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, तो दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो एटलीस्ट मैंने अभी तक देखी हैं, उन सब में ना इफ़ होता है, किसी न किसी दूसरे नाम से भी होता है समटाइम। अच्छा, तो अब प्रोग्रामिंग से पहले ज़रा रियल लाइफ में आपको मैं समझाता हूँ कि इफ़ क्या चीज़ है। हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारे इफ़ होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे अभी क्लास शुरू करने से पहले मैंने एक शर्ट दूसरी पहनी हुई थी, तो मुझे लगा शायद यार ये कलर ना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बारिश में नहा के ना सारे कपड़े कर दिए गंदे। तो मैंने कहा यार ये कलर शायद थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने शर्ट चेंज की। मैंने कहा यार शर्ट चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब ये ना मेरा इफ़ है कि यार ये शर्ट ठीक नहीं है, अब मुझे दूसरी शर्ट चाहिए। कौन सी शर्ट चाहिए अब? तो ये एक मैंने डिसीजन लिया कि अच्छा यार ये वाली शर्ट मुझे चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सुबह से शाम तक हम बहुत सारे डिसीजंस डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं।
तो प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी हमें अगर ये डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आपको समझाता हूँ कि हम डेली लाइफ में क्या क्या डिसीजंस ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अभी बाहर जाना है, ठीक है, अभी क्लास के बाद 10 बजे मुझे बाहर जाना है, दोस्त के पास जाना है, ज़रा बैठेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। आज वैसे भी अच्छा मौसम है। अब मैं जब बाहर निकलूँगा ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोचूंगा कि मैं पहन के क्या जाऊँ, क्या ये टी शर्ट सही है बाहर जाने के लिए। अब प्लीज़ अपना अपना माइक ओपन करें और मुझे बताएं कि क्या ये शर्ट सही है बाहर जाने के लिए। अपना एक ओपिनियन दें, हम एक ब्रेन स्ट्रोमिंग का सेशन कर रहे हैं। खड़े होके दिखाएं, पहले मैं शर्ट देखना चाह रहा हूँ। ये शर्ट है भाई, यहाँ पे एक छोटी सी जेब लगी हुई है। हाँ, ये शर्ट है। आप ये शर्ट नहीं, ये अच्छा, क्या मुझे जैकेट लेके जाना चाहिए बाहर? बिल्कुल। आप छतरी लेके नहीं जाइए। सर, बारिश हो रही है सर। बारिश हो रही है तो छतरी लेके जाना चाहिए, सर्दी थोड़ी हो रही है, जैकेट की क्या ज़रूरत है। और बारिश हो रही है तो या छतरी लेके जाऊँ या रेन कोट पहन के जाऊँ, या रेन कोट रख लूँ एटलीस्ट साथ में, ठीक है। अच्छा, और अब बताओ, बाहर निकलने से पहले अभी अगर मैं बाहर निकलता हूँ, या आप लोग सब अपने अपने तौर पे सोचें कि अभी अगर आपको बाहर निकलना है, मोटरसाइकिल पे जाना है, जहाँ भी जाना है, जैसे भी आप ट्रैवल करते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें सोचेंगे घर पे निकलने से पहले। अच्छा, जैसे मैं आज दोपहर को निकला था 2 बजे घर से, तो 2 बजे निकलने से पहले ना मैंने बोला अबे यार बड़ी धूप होगी बाहर। मैंने कहा यार क्या करें, फिर मैंने सोचा कैप लगा लूँ। फिर मैंने कहा यार कैप लगाने से ना फैशन ख़राब होता है, तो फिर मैंने बोला यार छोड़ यार, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, क्या है, सही है। तो अब आप ज़रा अपने तौर पे सोच के बताएं कि अभी अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें आप सोचेंगे, क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे, क्या कैरी करेंगे। बाबर भाई, सर इसमें पहला इफ ये होगा कि क्या इस वक्त बारिश हो रही है। क्या इस वक्त बारिश हो रही है, क्या क्या बात इस है। वक्त बारिश हो रही है, अगर इसकी ये ट्रू आता है हाँ, तो फिर जो है ना वो बारिश से बचाव की चीज़ें मैं एहतियात के तौर पे रख लूँगा। तो जैसे आपने बताया रेन कोट भी हो सकता है, दूसरी चीज़ें। लेकिन अगर ये पहली इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स आ जाती है तो फिर जो नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं और जो जिस तरीके से मैं बात जाता हूँ चले जाऊँगा। सर पहले तो मतलब ये है कि पेट्रोल देखना होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरे भी जहन में भी यही बातें आ रही थी। मैं तो सबसे पहले करता हूँ फ़ोन का अपने चार्ज चेक करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे फ़ोन में 20% चार्ज है ना, तो मुझे पता है बाहर जाके ये बंद अगर हो गया ना तो मेरे लिए बड़ा मसला है। और घर से अगर किसी ने मुझे कॉल की और मेरा फ़ोन हुआ बंद, तो फिर मेरी खैर नहीं है आने के बाद, सही है। तो अच्छा, इसी तरीके से अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो उसका फ्यूल आपको पता होना चाहिए, चेक करेंगे आप, ठीक है। तो फ्यूल अब अगर आप खोल के झांक रहे हैं टंकी में तो यू आर मेकिंग अ डिसीजन कि अगर यार फला कोई थ्रेश होल्ड आपके जहन में होता है सेट कि यार इतने से कम अगर है ना तो मुझे सीधा पंप जाना है। या आप सोचते हैं कि अच्छा यार अगर इतना है ना तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं आना जाना कर सकता हूँ, सुबह मुझे जाना होगा, तो आप एक जहन में रिमाइंडर सेट कर लेते हैं, अच्छा यार सुबह जाऊँगा, ठीक है। या तो फिर कोई खुशनसीब ऐसा भी हो सकता है आप में से जो बोले अबे यार कल ही तो फुल कराई थी। तो यू आर मेकिंग डिसीजंस ऑन डेली बेसिस। अभी जब मैं क्लास शुरू कर रहा था तो मैंने बहुत सारे डिसीजंस लिए। मैंने कहा यार सबसे पहले तो करो खिड़की बंद, क्योंकि बाहर से कोई गाना चला रहा था और वो इतने पुराने ज़माने का कोई वाहियात गाना चला रहा था। मैंने कहा यार वो तो नहीं सुनना मुझे क्लास पढ़ाते हुए, तो मैंने फ़ौरन खिड़की बंद की पहले, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हम ना अभी छोटा सा प्रोग्राम अब सोचते हैं अपने जहन में, छोटा सा एक प्रोग्राम सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक ऐप होगी, वो ओपन होगी, उसके अंदर लिखा हुआ होगा एंटर योर टेम्परेचर, मतलब आपके एरिया में जो भी टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है वो एंटर करें। मिसाल के तौर पे अगर बंदा, अभी मेरे पास क्या टेम्परेचर चल रहा है, 29 आ रहा है मेरे पास टेम्परेचर। अच्छा, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बाहर निकलते हुए एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर देखना होता है। अच्छा, क्योंकि सर्दियों में अगर जैसे अभी 19 है ना, 29 आ रहा है, अगर ये टेम्परेचर 25 से कम होता है, ये मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे मेरा पता है, अगर ये टेम्परेचर 25 या उससे कम होता है तो मैं बग़ैर जैकेट के बाइक नहीं चला सकता, ठीक है, ये मुझे पता है।
अब बैठा रहूँगा मसला नहीं है, खड़ा रहूँगा मसला नहीं है, लेकिन बाइक नहीं चला सकता मैं अगर 25 या उससे कम है तो। ठीक है, मुझे ठंड थोड़ी शायद ज़्यादा लगती है, पता नहीं। अच्छा, इसी तरीके से तो मुझे जैकेट लाजमी चाहिए। इसी तरीके से अभी अगर 30-32 होता है ये टेम्परेचर और 30-32 में मुझे बाहर निकलना है अगर, तो मैं पहले ये आए बाएँ शायद देखता कि यार किसी और को अगर मैं भेज सकूँ अपनी जगह तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है, और अगर तो टेम्परेचर हो 40 से भी ऊपर तो फिर मैं बोलूँगा यार डोंट गो आउट, आपको बाहर जाना ही नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से एक तो 25 हो गया, 25 से नीचे मुझे पता है मुझे जैकेट चाहिए। लेकिन अगर ये टेम्परेचर हो जाए 5 हो जाए या 7 हो जाए, यानी बहुत ही कम हो जाए अगर, तो फिर मैं क्या करूँगा? बस मैं देख रहा हूँ क्या बना ये। गेट बंद करो, गेट। ये लो, ये लो। अच्छा, तो क्या जिक्र हो रहा था भाई? टेम्परेचर 5 हो जाए तो टेम्परेचर फिर क्या 5 से कम करें? हो जाए। हाँ, तो अब टेम्परेचर जो है ना, अगर 5 हो गया तो इसका मतलब है कि फिर मुझे चाहिए डबल जैकेट चाहिए मुझे फिर। और अगर टेम्परेचर हो गया -10 तो इसका मतलब है डोंट गो आउट। ठीक है, क्योंकि -10 में बाहर जाना मुनासिब नहीं है, तो डोंट गो आउट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक नंबर हम लेंगे यूज़र से इनपुट, वो सब आप लोग जानते हैं कि नंबर कैसे इनपुट लिया जाता है, फॉर्म के ज़रिए भी लेना जानते हैं, अलर्ट वो प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी लेना जानते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। फॉर्म के ज़रिए लेना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कंट्रोल होता है, हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई आप ये नहीं एंटर करो, ठीक है, नंबर एंटर करो, या वैलिडेशन उसमें हम लगा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो अब हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है और उसमें एक नंबर हमने इनपुट लेना है। वो नंबर हमने इनपुट लेके अब उसको, ये हम टारगेट सेट कर रहे हैं अभी, तो ज़ाहिर है हम पढ़ेंगे इफ़ को, पूरा सिंटैक्स पढ़ेंगे बाकायदा, उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ये बनाएंगे। तो वो नंबर इनपुट लेके उसके ऊपर हमने इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए ये चेक करना है कि ये नंबर आया कि 40 से बड़ा है। अगर 40 से बड़ा है तो बहुत गर्मी है, डोंट गो आउट। ये हमें मैसेज प्रिंट करवाना है कि भाई इट्स टू हॉट आउटसाइड। अच्छा, फिर मैंने बोला चला, ये 40 से बड़ा तो नहीं है, 40 से छोटा है, तो अब मैं सोचूंगा 30। अगर 30 है या 30 के अराउंड है, 30-40 के दरमियान कहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि यार आप ना हाइड्रेट होके रहें, पानी वानी बोतल लेके निकलो आप, 30 डिग्री है, बहुत सर्दी है और बहुत गर्मी है। अच्छा, फिर अगर वो है 28, 29, 26, यानी 25 से कम और 32 से इसके दरमियान में कहीं है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भाई द वेदर इज़ प्लेजेंट, प्लीज़ गो आउट एंड एन्जॉय। ऐसे मैंने बोल दिया एक। फिर मैंने देखा कि यार आया कि कहीं ये 25 या उससे कम तो नहीं है। अगर 25 है या उससे कम है तो फिर मैं कहूँगा कि यार इफ़ यू आर राइडिंग बाइक प्लीज़ कैरी जैकेट, ये मैंने बोल दिया। ठीक है, और इन्जॉय भी लगा दिया साथ में। अगर टेम्परेचर है 10 से कम तो फिर मैं कहूँगा कि प्रॉबेबली यू नीड डबल जैकेट। और अगर टेम्परेचर है -10 से भी कम, -10 से कम अब जितना भी है, उसमें हम कहेंगे इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, डोंट गो आउट। ये हमारा टारगेट है, ये हमने बनाना है। अच्छा, एक तो हम बनाएंगे ये। नंबर 2 चीज़ हम क्या बनाएंगे? नंबर 2 इसी ऐप का एक वेरिएंट है, ग्रेड चेक करने वाली ऐप। ठीक है, कि एक यूज़र आएगा, वो इनपुट में एंटर करेगा अपना परसेंटेज, कि मेरा जो है ना ये परसेंटेज मेरी बनी है, 70 बनी है, 80 बनी है, जो भी परसेंटेज उसकी बनी है वो एंटर करेगा। और उसके बिहाफ पे अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं चेक करूँगा कि अब ये अगर 70 से ऊपर है तो इतना ग्रेड है, 80 से ऊपर है तो इतना ग्रेड है, ठीक है, 90 से ऊपर है तो ये ग्रेड है, अगर 40 से कम है या 60 से कम है तो ये फेल है। ठीक है, फिर ABCD जहाँ तक ग्रेड होते हैं वो सारे हम, तो ये 2 प्रोग्राम हम बनाएंगे इंशाल्लाह इफ़ को समझने के लिए और इफ़ की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा ज़रा।
पानी का गिलास में ले लेता हूँ, बड़ा है। भाई साहब पानी है ज़िंदगी। अच्छा जी, तो ये हमने अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमने आज प्रोग्रामिंग के वो वाले हिस्से सीखने हैं जिसके ज़रिए हम ये प्रोग्राम्स बना सकें। ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह मुख्तलिफ़ डिसीजंस लेते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में, अच्छा प्रोग्रामिंग में आपको कब ये ज़रूरत पड़ती है कि डिसीजन लेना है आपने कोई, ठीक है, ये भी हम थोड़े 2-4 यूज़ केसेस देख लेते हैं। रियल लाइफ के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर हम 2-4 यूज़ केसेस देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो डेली बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल ऐप्स, जो वेब एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, उसमें डिसीजंस कहाँ कहाँ पे लिया जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं माइक के बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो इस क्लिक होने से माइक मेरा म्यूट हो जाएगा। ये ज़ाहिर एक डिसीजन है, मेरे क्लिक करने के अगेंस्ट ये डिसीजन ले रहा है कंप्यूटर। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर मैं किसी शॉपिंग की उस पे जा रहा हूँ, ठीक है, किसी शॉपिंग की साइट पे मैं गया हूँ, मैंने सारी आइटम जो भी मुझे ख़रीदने थे वो सब मैंने अपने कार्ट में ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद अब जो पेमेंट का जो सेक्शन आया मेरे पास, उसमें उन्होंने मुझे 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, 4 ड्रॉप वो रेडियो बटन मेरे पास बने हुए आ गया। नंबर 1 आ गया क्रेडिट कार्ड, नंबर 2 आ गया बैंक ट्रांसफ़र, नंबर 3 आ गया इजी पैसा, और नंबर 4 आ गया मेरे पास पेपाल वगैरह या जो भी। अब ये जो 4 ऑप्शन मेरे पास आए हैं ना, अगर मैं पहले पे क्लिक करता हूँ तो नीचे की स्क्रीन ऑटोमेटिकली मेरे पास दिख जाती है क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करने वाली। अगर मैं दूसरे पे करता हूँ तो नीचे अलग स्क्रीन खुल जाती है, इस पर लिखा होता है कि बैंक ट्रांसफ़र जो आपने किया है ना उसकी आईडी आप बता दो यहाँ पे। ठीक है, अगर नंबर 3 वाले को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, इजी पैसा का वो एक बना के दे देता है अकाउंट ऑर्डर नंबर, वो कहता है इस ऑर्डर नंबर पे जाके पेमेंट कर दें आप। और अगर चौथा मैं करता हूँ तो वो कहता है पेपाल का बटन बना हुआ आ जाता है, क्लिक करो तो पेपाल खुल जाए। तो ये जो कंडीशनली 4 अलग अलग चीज़ें मुझे दिखा रहा है कि पहले बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और दिखा देता है, दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और दिखा देता है, ये भी असल में कंडीशन मेकिंग हो रही है। ठीक है, कंडीशन इसमें क्या लगी हुई है कि पहले बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या हो, दूसरे पे किया जाए तो क्या हो। ठीक है, इस तरह करके किया हुआ होता है, कंडीशन लगाई हुई होती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये मैं कॉल पे इस वक्त कनेक्टेड हूँ, अब अगर मैं जो लोग इसमें कनेक्टेड हैं उस लिस्ट में अगर जाऊँ और उस लिस्ट में जाके मैं एक लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ AFZ, तो ये अफजाल अहमद करके मेरे सामने नाम आ गया। तो ये भी एक तरह की कंडीशन है। ठीक है, कि मैं जो सर्च बॉक्स में लिख रहा हूँ उससे जो अब ये जाके पीछे क्या चेक करेगा कि आया कि यूज़र में कोई इस नाम का मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसको स्क्रीन पे दिखाओ, अगर नहीं मौजूद है तो छोड़ दो, कुछ मत करो। तो हम रियल लाइफ के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कंडीशन उसमें हम ले रहे होते हैं, कंडीशन मेकिंग उसके अंदर हो रही होती है, कंडीशंस को चेक किया जा रहा होता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी बुक में बल्कि बुक में नहीं, कोड ओपन करते हैं डायरेक्ट। अच्छा यही तो है, सही खुला हुआ है। (08) कंडीशन चेकिंग। ठीक है, कंडीशन चेकिंग मैंने बना दिया। इस फाइल का सब कुछ उड़ा के इसमें एक नई फाइल, एक नया कोड लिख दिया मैंने, और अब थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, मैंने H1 करके एक, ओके लाइट चली गई है तो मैं अपना ज़रा कैमरा बंद कर दूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कंडीशन चेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट।
STATMENT, पता नहीं गलत, खैर जो भी स्पेलिंग होती है वो मैटर नहीं करती। स्क्रिप्ट, अब मैंने सबसे पहले तो ये देखना है कि कंडीशन चेकिंग के लिए जो इफ़ स्टेटमेंट है ना, इफ़ स्टेटमेंट है क्या और वो काम कैसे करता है। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट जो है, अच्छा बल्कि इफ़ स्टेटमेंट से भी पहले ना हमें एक डेटा टाइप समझनी पड़ेगी। हमने एक तो बनाया था ना, लेट ए इक्वल टू 10, नंबर बनाया था हमने कहा था लेट नेम इक्वल्स टू मलिक, ठीक है, ये नंबर का वेरिएबल था, ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है। एक वेरिएबल और भी होता है जिसमें ना सिर्फ ट्रू फॉल्स सेव होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं बूलियन, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, बूलियन कहते हैं उसको। अच्छा, उसके अंदर जैसे इज़ मैरिड इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अच्छा, ये ना इज़ जो लगा हुआ है ना, ये कन्वेंशन है कि जो भी वेरिएबल बूलियन टाइप का होता है ना, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं। तो उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या है, एक बूलियन वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, और भी हम कोई नाम रख सकते हैं कि इज़ सोल्ड, ठीक है, अगर सोल्ड हो चुका है कि नहीं हो गया, ठीक है। और हम कर सकते हैं कि इज़ इवन, कोई नंबर ऐसा है जिसको मैं चेक करूंगा कि वो इवन है या नहीं है, और उसका रिजल्ट मैं इसके अंदर सेव करवाऊंगा। तो इस तरीके से करके इज़ इवन करके हम ऐसे करके लगा रहे होते हैं। तो वेरिएबल के नाम से पहले इज़ होता है, इसके वैल्यू के तौर पे इसके अंदर या तो ट्रू होता है, ठीक है, और या तो फॉल्स होता है। एंड दिस वेरिएबल इज़ कॉल्ड बूलियन वेरिएबल, ठीक है। और ये जो डेटा टाइप है, हमने जैसे नंबर पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, इसके डेटा टाइप को हम कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। ये एक तरह से आपने फ्लैग बना के रखा है। ये फ्लैग बना के रखा है, फ्लैग के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, और भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इज़ एक्टिव ट्रू, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ना, उसमें जो यूज़र बना हुआ होता है उसमें एक की ऐसे ज़रूर होती है, इज़ एक्टिव, ठीक है, कि ये बंदा एक्टिव है या नहीं है। कुछ सस्पेंड भी करते हैं अकाउंट तो वो इसको फिर फॉल्स कर देते हैं, फिर आप लॉगिन करते हो, लॉगिन ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपका इज़ एक्टिव फॉल्स कर दिया होता है, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस कोर्स में कि सर्वर पे डेटाबेस में ये कैसे करके यूज़र बन रहा होता है, क्या होता है। अच्छा, तो ये जो डेटा टाइप होती है क्या होती है, बूलियन होती है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। और बूलियन के अंदर हम क्या सेव करवाते हैं, बूलियन के अंदर हम ट्रू फॉल्स सेव करवाते हैं, ठीक है। वो कोई चीज़ को चेक किया मैंने, उसका आंसर आया, वो भी मैं सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। या कोई फ्लैग मैंने सेट करवाना है, वो भी मैं इसमें करवा सकता हूँ। अब ये बूलियन जो है ना, थ्रू आउट द कोर्स हमारा चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बूलियन। अब हम आ जाते हैं इसी के साथ साथ इफ़ पे। जो इफ़ की स्टेटमेंट है, इसका सिंटैक्स अगर हम गौर करें इसके ऊपर, तो इसके अंदर एक इफ़ का कीवर्ड है, उसके बाद गोल ब्रैकेट जो है ना, ओपन और क्लोज है। इसको मैं जगह बना लेता हूँ इसके बीच में। ये गोल ब्रैकेट ओपन और क्लोज है, ठीक है। और ये इसके नीचे लगा हुआ है इसकी बॉडी। अच्छा, इस बॉडी में मैं कोई बात लिख देता हूँ, console.log आई एम इनसाइड इफ़ बॉडी। जैसे फॉर लूप की बॉडी होती थी, वैसे ही इफ़ की भी बॉडी है। अच्छा, अब ये जो इफ़ स्टेटमेंट होता है, इसको इस ब्रैकेट के अंदर एक बूलियन डेटा चाहिए। अच्छा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रू रख दिया, यहाँ पे मैं फॉल्स भी रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जब चलेगा कोड तो होगा क्या, ये जब कोड चलेगा तो होगा ये कि सबसे पहले देखेगा इफ़ का कीवर्ड। तो इफ़ का कीवर्ड देखते ही ये समझ जाएगा कि आगे मेरे पास क्या आने वाला है, एक अदद कंडीशन आने वाली है, एक अदद मुझे बूलियन मिलने वाला है। वो अगर ट्रू होगा, ठीक है, तो इतनी बॉडी को रन कर देगा वो। अभी ये फॉल्स है तो इतनी बॉडी को रन नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट लाइन नंबर 24 पे चला जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पे कभी भी मैं डायरेक्ट इस तरह से बूलियन नहीं लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
मिसाल के तौर पे मैंने बनाया लेट, ठीक है, लेट मिसाल के तौर पे टेम्परेचर ही बना लेता हूँ मैं, टेम्परेचर इक्वल्स टू 50, ठीक है, टेम्परेचर 50 है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भाई टेम्परेचर क्या हो जाए, अगर ग्रेटर देन हो जाए 30 से, तो आप क्या प्रिंट करवा दो, console डॉट लॉग इट्स टू हॉट। अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, जब यहाँ पे कोड पहुँचेगा यहाँ पे देखेगा इफ़, अच्छा इफ़ के बाद इस जगह पे उसको चाहिए बूलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब मैंने कहा यहाँ पे टेम्परेचर ये है, दिस इज़ कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन का है। यहाँ पे ये मैंने कंडीशन सेट की है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो ये वाला कोड रन कर दो। अच्छा तो क्या ये बात इस वक्त ट्रू है? हाँ ये बात ट्रू है, क्योंकि टेम्परेचर में मौजूद है 50, ठीक है, टेम्परेचर में क्या मौजूद है 50, तो टेम्परेचर की जगह 50 आ गया। उसके बाद ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जैसे प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके आपको रिटर्न कर देता है। कंपैरिजन ऑपरेटर अगर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देता है इस तरह करके, ठीक है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कौन बताएगा? ट्रू है सर। ट्रू है सर। ट्रू। अच्छा कोई ऐसा बंदा है जिसको ग्रेटर देन में, ट्रू है। ग्रेटर देन में कोई इशू है, ग्रेटर देन समझ में नहीं आया हो? नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा तो हमने कहा कि भाई टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, सही है, इफ़ भी लगा, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30 देन ये वाला कोड चला दो। अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं है तो क्या होगा, फिर ये कोड नहीं चलेगा। फिर ये इस वजह से नहीं चलेगा कि यहाँ पे फॉल्स आने लग जाएगा, फॉल्स आता है तो कोड नहीं चलता है। तो ये मैंने एक छोटी सी एक कंडीशन लगाई है, छोटी सी एक कंडीशन लगा के अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। कॉपी पाथ, यहाँ पे आया मैं, इसको बड़ा किया, कंसोल पे आया, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया इट्स टू हॉट। रिफ्रेश करूँगा तो भी यही रहेगा, इट्स टू हॉट। अच्छा अब अगर आके मैं टेम्परेचर को कर दूँ 10, तो अब ये कंडीशन जो है टेम्परेचर की जगह पे जब आएगा 10 तो 10 इज़ ग्रेटर देन 30, ये बात तो फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। अब वापस कंट्रोल रेट करते हैं, तो टेम्प इज़ ग्रेटर देन 30, अब ये फॉल्स हो चुका है। तो अब जबकि ये फॉल्स हो चुका है तो ये इतनी ब्रैकेट को नहीं चलाएगा, बल्कि क्या करेगा, लाइन नंबर 25 पे मूव कर जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब इसको चला के, रिफ़्रेश किया मैंने, कोई इस तरह का कंसोल कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा तो ये हमने एक चेक कर लिया भाई, कंडीशन लगाना। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है अगर तो प्लीज़ पूछे आगे बढ़ने से पहले। सर कि इधर बुलियन जो वेरिएबल यूज़ किया इसका क्या काम है, इसका तो अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया। अच्छा ये अभी हम इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स ना इस बूलियन वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दिया आपको बूलियन का, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जैसे अगर मैं आपको बोलता ना पहले कि यार कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या देता है, रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बोलूँगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ मच मोर मेक सेंस, थोड़ा ज़्यादा है ये, ठीक है। अच्छा इस काम को मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ बोला, मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ये, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। अच्छा अब आप नोट कीजिए, टेम्प में इस वक्त 10 मौजूद है और मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, दो वेरिएबल को प्लस करके भी हमने डाला था पहले, ठीक है, दो प्लस करके एक तीसरे में डाला था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा टेम्प इज़ ग्रेटर देन 30, ये मैंने बात लिखी, तो टेम्प की जगह पे आ जाएगा 10। तो अब इतना जो स्टेटमेंट है मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर रहा है,
तो ये फॉल्स जब रिटर्न किया इसने तो रिज़ल्ट के अंदर क्या चला गया, फॉल्स चला गया। रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है, जो रिज़ल्ट का डेटा टाइप है इस वक्त, वो अब क्या हो चुका है, बूलियन हो चुका है। ठीक है, रिज़ल्ट में बूलियन टाइप की एक वैल्यू पड़ी हुई है जो कि है फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसी वेरिएबल, अच्छा इस वेरिएबल में हर दफ़ा क्या होगा, यहाँ पे ज़ाहिर है टेम्प की वैल्यू, जब ये टेम्प की वैल्यू जब चेंज होगी तो हो सकता है कभी कभी रिज़ल्ट में ट्रू भी जाए। इस कंडीशन के तहत हो सकता है कभी कभी रिजल्ट में ट्रू भी जाए जब टेम्प की वैल्यू, अच्छा टेम्प की वैल्यू ना मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ असल में ना। ठीक है, प्रॉम्प्ट ऐसे कर दिया मैंने कहा भाई एंटर योर टेम्परेचर, जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट ना, मतलब ऐसे मैंने हार्ड कोडेड लिखा हुआ था ना तो समझ में नहीं आ रहा था, ये मैं भी यूज़र से ले लूँगा और इसके आगे मैं प्लस लगा दूंगा। प्लस लगाने से क्या होता है, वो नंबर में कन्वर्ट होकर मुझे मिलता है। ठीक है, तो मैंने ये टेम्परेचर यूज़र से ले लिया इनपुट। अब यूज़र अगर लिखेगा 10 तो ये हो जाएगा फॉल्स, अगर यूज़र लिखेगा 50 तो ये हो जाएगा ट्रू। तो रिज़ल्ट में हर दफ़ा क्या होगी, मुख्तलिफ वैल्यू जा रही होगी, और रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पे रखा है इफ़ में। तो जिस दफ़ा में रिज़ल्ट में ट्रू होगा उस दफ़ा में ये चल जाएगा, जिस दफ़ा में रिज़ल्ट में ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, उस दफ़ा में ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चला के देख लेते हैं एक दफ़ा इसी तरीके से। रिफ़्रेश किया मैंने कहा 12 तो कोई कॉन्सोल नहीं आया। ठीक है, रिफ़्रेश करके अब मैं इसको बोलूँगा 45 तो आप देखें ये कॉन्सोल आ गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यूज़र इज़ गिविंग एज अ इनपुट, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा रिज़ल्ट चेंज हो रहा है। जब यूज़र एक मुख्तलिफ वैल्यू लिख रहा है तो उसका कोड में बिहेवियर मुख्तलिफ हो जा रहा है, और जब एक दूसरी वैल्यू लिखता है तो कोड में बिहेवियर उसका मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये अच्छा यहाँ पे ना इस पॉइंट पे मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे कट किया और वापस पूरे को यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, काम अभी भी वही हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप नोट करें, टेम्प के अंदर जब बंदा लिखेगा ना 10 तो ये कंडीशन कभी कभी ट्रू रिटर्न करेगी, कभी कभी फॉल्स रिटर्न करेगी। जब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो ये कोड चल जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये कोड नहीं चलेगा। सही है। अच्छा सर, अगर ये फॉर एग्जांपल फॉल्स होता है फिर तो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होगा ना, अब हमें कैसे पता चलेगा ये फॉल्स? हाँ, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा सर। ये जो फॉल्स है मतलब ये फॉल्स की वैल्यू में आता है ना सर? सही। अगर आपको चेक करना है तो सर एल्स भी लगा सकते हैं। अभी एल्स पढ़ा नहीं है ना हमने, अभी एल्स भी पढ़ेंगे। फॉल्स है, ये फॉल्स की वैल्यू में आता है ना सर? ये जी फॉल्स की वैल्यू में आता है। मतलब अगर आपकी जो जैसे आपने न्यू वेरिएबल बनाया उसमें मतलब वैल्यू थी वो फॉल्स थी, हाँ। लेकिन अगर आप इफ जैसे लगा के फॉल्स लिखते हो तो वो फिर भी वो एल्स वाला पार्ट को दिखाएगा, इफ को नहीं दिखाएगा। ये मैं बात आपकी बिल्कुल भी नहीं समझा। सवाल आप पूछ रहे हैं, जी अपना सवाल ज़रा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज़। सर मैं कह रहा हूँ जैसे आपने अभी न्यू वेरिएबल बनाया था ना, ठीक है, उसमें जो फॉल्स वैल्यू आपने रखी, अब अगर हम इफ में फॉल्स की वैल्यू डालेंगे तो वो एल्स वाले पार्ट को रन करेगा। नहीं अभी तो फॉल्स की वैल्यू, देखो अभी तो हमने एल्स पढ़ा ही नहीं है ना, अभी तो सिर्फ इफ़ पढ़ रहे हैं। तो इफ़ में हमने ये देखा कि अगर यहाँ पे फॉल्स आ गया तो इफ़ को वो रन नहीं करेगा, इतने कोड को वो रन नहीं करेगा। बस अभी हमने इतना पढ़ा है। एल्स अभी हम पढ़ेंगे वो। इसमें सर नीचे और भी इफ लगा सकते हैं ना, जिस तरह ये तो हमने रखा है। जी और भी इफ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा इफ़ अगर 30 से बड़ा है टेम्परेचर तो इट्स टू हॉट है, और मैंने अगर बोला कि अगर छोटा है 10 से छोटा है अगर, ठीक है, तो इट्स टू कोल्ड भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने 2 इफ़ लगा दिया, नॉट अ बिग डील। सही है, ये मैंने 2 इफ़ लगा दिया। एक इफ़ में मैंने चेक किया कि भाई अगर 30 से बड़ा है तो ये कमेंट पास कर दो। एक में मैंने बोला कि भाई अगर 10 से छोटा है, टेम्परेचर इज़ लेस देन 10 तो बोलो इज़ टू कोल्ड, ऐसे बोल दो। चलो इसको भी चला के देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एक इफ़ 2 इफ़ जितने मर्जी इफ़ चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, बारी बारी वो इसको रन करेगा। पहले लाइन नंबर 22 में आएगा, इसको देखेगा, अगर ये ट्रू है तो इतने कोड को रन करेगा। सही हो गया। अगर ये ट्रू नहीं है तो इतने कोड को स्किप करेगा और लाइन नंबर 25 पे आ जाएगा। फिर 26 पे आएगा, देखेगा यहाँ पे एक और इफ़ है, इसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो इतना कोड रन कर देगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इतने कोड को रन नहीं करेगा। ठीक है, आगे ज़रा दोबारा इसको चलाते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने कहा भाई 34 तो यहाँ पे आ गया इट्स टू हॉट।
अब अगर मैं करता हूँ इसको 29, तो 29 में कुछ भी नहीं आया, सही है, क्योंकि 29 ना इसमें फॉल्स ना इसमें फॉल कर रहा है ना इसमें फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 10 से नीचे लिखूँगा फिर ये वाला हिट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आता हूँ अब 10 से नीचे लिख के देखता हूँ, मैंने कहा 9, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इट्स टू कोल्ड। तो मैं 2-3 इफ़ की कंडीशन अपने कोड में लगा सकता हूँ। अच्छा, और किसी का कोई सवाल इफ़ से रिलेटेड? अभी एल्स हमने पढ़ा नहीं है, एल्स अभी हम पढ़ेंगे। किसी का भी कोई सवाल है? हमारे पास बहुत सारे बिगनर्स भी मौजूद हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। नो सर। अगर 4-5 फर्स्ट इफ है और हेलो? दूसरा if जो है वो ट्रू हो जाता है, हाँ। तो वो बाकी के नीचे वाले नहीं पड़ेगा ना, ये बाहर आ जाएगा। नहीं, ये जितने ट्रू होते जाएंगे सबको चलाता जाएगा ये। आप ये कह रहे हैं ना कि अगर मेरे पास ऐसे 4-5 इफ हों, तो अगर जितने ट्रू होते जाएंगे ना उतना कोड ये चलाता चला जाएगा। अगर एक ट्रू होता है फर्स्ट गाइस और बाकी फॉल्स है, तो ये बाहर आ जाएगा ना, एक ट्रू होने पर ही। नहीं, ये सबको चेक करेगा। एक इफ ये रहा, इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है या फॉल्स है जो भी है, फिर ये इस वाले को चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक और बना देता हूँ, एक और बना दिया, इसको भी चेक करेगा, रिगार्डलेस के उसमें क्या वैल्यू है क्या नहीं है, सबको चेक करेगा ये। जी, एक और दोस्त भी कुछ सवाल पूछ रहे थे। जी सर, मैं वही मतलब मैंने सवाल किया था आपसे उसका फॉल्स वो जो मैंने बताया था वैल्यू का, मतलब वो जैसे अभी आपने जैसे बताया कि एल्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, इफ पढ़ रहे हैं, तो इफ में मतलब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर फॉल्स वैल्यू आती है तो वो फिर उसको रन ही नहीं करेगा ना सर? हाँ, इफ़ की बॉडी को स्किप करेगा वो फिर। जी, स्किप कर देगा उसको। टेम्परेचर 30 होगा तो ये मतलब ट्रू होगा या नहीं होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, तो एटलीस्ट 31 होगा ना जब ये ट्रू होगा, उससे पहले ये ट्रू नहीं होगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम ना अलग से पूरा पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर इसमें देखा है ना, ग्रेटर देन और लेस देन। एक कंपैरिजन ऑपरेटर और भी हैं 1-2, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि थ्रेशोल्ड, अभी हम वो बल्कि ग्रेड वाली जब ऐप बनाएंगे ना उसमें वो सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। टेम्परेचर ऐप हमने ये देख लिया, इसको पूरे को कर देता हूँ मैं कमेंट। अब मैं बनाता हूँ एक और चीज़। अच्छा भाई, अब मुझे कौन ये सोच के बताएगा, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि इफ़ को इस ब्रैकेट के अंदर बूलियन चाहिए होता है, या तो ट्रू चाहिए होता है या तो फॉल्स चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन अगर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो या तो ट्रू में कॉन्क्लूड होगा या तो फॉल्स में कॉन्क्लूड होगा। लेकिन अभी मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कार, एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है बजाय बूलियन लिखने के। तो ऐसी सूरत में आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए? ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। सही से बाईपास कर देगा, यानी उसको एज अ फॉल्स, हारून भाई आप कह रहे हैं कि एज अ फॉल्स उसको लेगा ये? सर बिल्कुल फॉल्स लेना चाहिए इसको। जी, और जी लोग सर, भी फॉल्स प्लीज। लेगा। रन कर देगा। ट्रू ही रहता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू लेगा, तो ज़रा बताएं प्लीज़ कि ट्रू आपको ऐसा क्यों लगता है कि ट्रू लेगा? जो लोग कह रहे हैं ये सिंटैक्स ही गलत है सर, ये ना ट्रू होगा ना फॉल्स होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एरर हो जाना है। एक्सप्रेशन ही नहीं है, बोल सर क्योंकि कंडीशन इसमें नहीं लगेगी ना सर। ये अच्छा, सर इसको- अनडिफाइंड हो जाएगा, इसमें स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया हुआ है, कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, इसको ये ट्रू लेगा, ठीक है। अब मैं बताता भी इसको ट्रू क्यों लेगा ये। पहले तो चला के देख लेते हैं कि वाकई ट्रू ले भी रहा है नहीं ले रहा। सही है। आई एम इनसाइड इफ बॉडी। जावास्क्रिप्ट असल में क्या करता है, इसको ना यहाँ पे चाहिए बूलियन,
ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इसको बूलियन के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू यहाँ पे मिलती है तो इसको ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा बूलियन में। सही है। अच्छा सर तो ये जो बोलो बोलो। सर ये जो आपने कंसोल लगाया वो चलेगा शायद, ये अभी मैंने चेक किया था वो कंसोल चल रहा है मेरा। देखो ये ट्रू ले रहा है ना इसको, जब भी तो कंसोल, जी। अगर ये फॉल्स जी। लेता तो इतनी बॉडी को रन ही नहीं करता ये। जी जी ठीक है, जी। ट्रू ले रहा है जब भी तो रन कर रहा है। अब ये ट्रू क्यों ले रहा है ये मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को जी बस ये अभी याद आई थी, 0 -0 अनडिफाइंड और नल के अलावा ये सारी वैल्यूज को ट्रूथ ही लेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे इसको चाहिए बूलियन, लेकिन अगर इसको बूलियन के अलावा कोई भी दूसरी डेटा टाइप मिलती है, कोई भी दूसरी वैल्यू मिलती है जो ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है, कोई तीसरी चीज़ है, वो नंबर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो और भी कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जो अभी हमने ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़े नहीं है अभी, तो उसको ये क्या करेगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा बूलियन में, या तो ट्रू में या तो फॉल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब सवाल ये कि वो कन्वर्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, किस तरह की वैल्यू को ये ट्रू में कन्वर्ट कर लेगा और किस तरह की वैल्यू को ये फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। तो उसका जवाब ये है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर 7 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि कहलाती हैं फॉल्सी वैल्यूज़। अगर उनमें से यहाँ पे कोई होगा ना, यानी ट्रू फॉल्स के अलावा अगर कोई फॉल्सी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो उसको ये एज अ फॉल्स कंसिडर करेगा। अगर कोई ट्रूथी वैल्यू आ जाती है, यानी उन 7 के अलावा जितने भी हैं वो सब ट्रूथी हैं, वो कोई आ गया तो उसको एज अ ट्रू ये कंसिडर करेगा। अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो ट्रूथी वैल्यू, वो फॉल्सी वैल्यूज़ में से नहीं है। तो हम ज़रा जल्दी से जाके ना गूगल करके देख लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में फॉल्सी वैल्यूज़ कौन सी हैं। जावा स्क्रिप्ट फॉल्सी वैल्यूज़, तो ये मोज़िला का डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो गया। अच्छा, ये वो 7 वैल्यूज़ हैं जो कि फॉल्सी हैं। अच्छा, सब में पहला नंबर इसमें फॉल्स इटसेल्फ, फॉल्स खुद फॉल्सी है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में 0 जो है वो फॉल्सी है। सही है, सिर्फ 0। अच्छा, 0 चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में, समटाइम 0 के साथ साइन लगा हुआ होता है नेगेटिव का, वो भी। अच्छा, ये भी 0 है। ठीक है, 0n करके जो लिखा हुआ है ये बिग इंटीजर होता है, ये हमने अभी तक देखा नहीं है और ये अलग से देख लीजिएगा, वैसे इस कोर्स में हम ये नहीं करेंगे। हाँ, एक मिनट यार दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा जी, तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में 0 चाहे किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो वो फॉल्सी वैल्यू है। अच्छा, इसी तरीके से स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्सी वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, नंबर में क्या, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए ना वो ट्रू है, क्योंकि सिर्फ 0 फॉल्सी है, बाकी सब ट्रू है। अब चाहे वो नेगेटिव का कोई भी बड़ा नंबर हो, -1 से लेके माइनस जो 999 जितना भी होता है, या प्लस में कोई भी नंबर हो, वो फॉल्सी नहीं है, फॉल्सी सिर्फ 0 है। इसी तरह एम्प्टी स्ट्रिंग जो है दैट इज़ अ फॉल्सी वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर कार लिखा हुआ हो, डॉग लिखा हुआ हो, काउ लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, तो ये स्ट्रिंग क्या रहेगा, फिर फॉल्सी नहीं रहेगा, फिर ये ट्रूथ ही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा फिर वो। इसी तरह नल है, अनडिफाइन है और NaN है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं पहले ही। और एक document.all करके ये भी फॉल्सी है। वेल, तो जब भी आपको ऐसा देखना हो तो आप ये वाला चार्ट आके देख सकते हैं। इस चार्ट का लिंक आपको मैं भेज भी देता हूँ। ठीक है जी, तो हमने क्या सीखा कि हमारे इफ़ के अंदर यहाँ पे कार लिखा हुआ था, तो कार जो है वो उन 7 फॉल्सी वैल्यूज़ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये ट्रूथ ही है। फिर उन 7 में नहीं है तो फिर ट्रूथ ही है। तो ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर मैं लिखूँ इसको 0, तो अब ये क्या है, फॉल्सी है या ट्रूथी है इस वक्त? क्या ये कंसोल चलेगा? अब ये फॉल्स हो गया है, क्योंकि 0 जो होता है वो फॉल्सी वैल्यू है 0। आके ज़रा इसको वेरीफाई करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने, ठीक है, फॉल्स, कोई कंसोल नहीं आया, मतलब फॉल्स हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूँगा इसमें,
ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग चाहे डबल कोटेशन से हो, चाहे सिंगल कोटेशन से हो, चाहे बैक टिक से हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में एम्प्टी स्ट्रिंग हो, वो सारे का सारा फॉल्स है। चला के देखते हैं जी, इसको रिफ़्रेश किया, कोई कॉन्सोल नहीं आया। लेकिन इसमें मैंने अगर एक वाई लिख दिया ना, छोटा सा कोई भी एक कैरेक्टर लिख दिया, तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये ट्रू हो चुका है, फॉल्सी वैल्यू नहीं रहा अब ये, देखो कॉन्सोल आ गया, तो ये ट्रू हो चुका है अब ये। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसमें लिख दूँ -4, तो -4 क्या है, ट्रू है, सही है, सिर्फ 0 फॉल्स ही था, -4 ट्रू है, सही है। रिफ़्रेश किया, ठीक है जी, ये कॉन्सोल आ गया। अच्छा, अभी हमने जो सीखा है अभी तक हमने ये सीखा है कि इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, इसकी ग्रामर काम कैसे करती है। इसमें किसी को कोई अभी तक सवाल कि इसकी जो इफ़ स्टेटमेंट लिखा जाता है, हमने लिखने का तरीका सीखा है अभी, ये सब लोगों को समझ आ गया कि इफ़ का एक कीवर्ड होगा, उसके अंदर यहाँ पे उसको कंडीशन चाहिए होगी। अब कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, कंडीशन में डायरेक्ट ट्रू फॉल्स हो सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर कोई भी ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सारी समझ ली। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमें बनानी है एक अदर टेम्परेचर की ऐप बनानी है, राइट। अब हम जल्दी से जाते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, एक नया फोल्डर बना के ना उसमें जल्दी से ये ऐप बनाते हैं। सर ये चीज़ बताइएगा, क्या ये एडवांस जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे डाटा फैचिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स में जो ज़रूरत पड़ती है जिनकी। ये तो जावास्क्रिप्ट ही है, एडवांस क्यों है, एडवांस क्यों बोला आपने, ये तो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। हाँ बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन वो जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग से ज़रा आगे की जो चीज़ है। हाँ, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डेटा फैच करना, एपीआई कॉल करना हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जब हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे ना, वैसे तो हम 20 चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ेंगे इस बुक का, उसके बाद हैंड पिक करके मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो खैर काफ़ी आगे जाके है इस बुक में। जब हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त हम ये एक्सियोस वगैरह और एपीआई कॉल करना इंशाल्लाह उसी वक्त हम देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिएक्ट पे मूव करेंगे, फिर तो आगे है ही सारा वही। ओके, H1 यार स्पेलिंग में बड़ा वो होता है, स्पेलिंग ना मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, TEMPERATURE, क्या मुश्किल स्पेलिंग लगाई है। खैर, अब हमने क्या करना है, यूज़र से एक अदद इनपुट लेना है। तो मैंने क्या किया, फॉर्म बना लिया। एक तो फॉर्म में मुझे क्या चाहिए, एक अदद इनपुट बॉक्स चाहिए। क्या बात है भाई, खुद से बना के दे रहा है मुझे। टेम्परेचर, सही है, और एक सबमिट का बटन नीचे आ गया। चेक लिख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू को। अच्छा, मैंने कहा भाई ऑन सबमिट ना, जब सबमिट ये हो तो क्या करो, चेक कंडीशन चेक, राइट। अच्छा, ये रिटर्न फॉल्स मैंने जो लगाया है, ये पेज को रिफ़्रेश होने से रोकने के लिए लगाया है। ये सब आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये हम क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है। और आगे चल के हम एक नया तरीका भी इसका देखेंगे, event.prevent डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो वो भी वो इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। अभी फ़िलहाल इससे काम चलाएंगे हम।
सही है। कंडीशन चेक ये मैंने लगा दिया, फंक्शन कंडीशन चेक जो मैंने यहाँ पे ऑन सबमिट पे लगाया था वो मैंने फंक्शन। अच्छा, फंक्शन अभी तक हमने इस कोर्स में कवर नहीं किया, इंशाल्लाह फंक्शन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इसको इसी तरह भी हमें डाइजेस्ट करना है। अच्छा, ये इनपुट लेना, आउटपुट दिखाना, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया टेम्प के नाम से और उसमें मैंने क्या बोला, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने कहा टेम्प में से जाओ और वैल्यू उठा के लाओ। अच्छा, ये थोड़ा तरीका पुराना हो गया तो मैं क्वेरी सेलेक्टर बोल देता हूँ इसमें, क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने बोला हैश करके आप ये उठा लो, ठीक है। थोड़ा कोड इस पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कोड क्लीन हो जाता है क्वेरी सेलेक्टर लिखने से। खैर, आपका दोनों तरीका सही है, वो भी सही है जो पहले लिखा हुआ था, ये भी सही है। मैंने कहा टेम्प इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और टेम्प करके जिसकी आईडी थी, ये देखो मैंने आईडी इसमें इस इनपुट बॉक्स में आईडी डाली है टेम्प, उसकी वैल्यू उठा के ले आओ। अच्छा, फिर मैंने लगाया एक इफ़ स्टेटमेंट। मैंने कहा इफ़ टेम्परेचर अगर बड़ा है 30 से, ठीक है, तो आप बोलो इट्स टू हॉट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला इसको टेम्परेचर अगर, इसी तरह ही करते हैं इसको, टेम्परेचर अगर बड़ा है 25 से, ठीक है, तो बोलो भाई इट्स प्लेजेंट। सर ये एलजेफ मुझे थोड़ा वो कर दें आप। अभी हम एलजेफ को भी पढ़ेंगे। प्लेजेंट, ठीक है। फिर मैंने लगाया एक और इफ, फिर मैंने कहा टेम्प अगर बड़ा है 10 से, ठीक है, मैंने कहा प्रॉबेबली यू नीड अ जैकेट, और फिर मैंने एल्स इफ लगाया और मैंने कहा कि भाई अगर टेम्प जो है छोटा है अगर -10 से, ठीक है, तो आप कंसोल पे डॉट लॉग लगाओ, ठीक है, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, और ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये जो हमने ऐप अभी तक बनाई है, अब हमने दो चीज़ें नई देखी हैं इसके अंदर। पहले तो क्या होता था, एक इफ़ होता था, सही है, एक इफ़ के अंदर एक कंडीशन होती थी, उसके बाद वो कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो वो चल जाता था, अगर फॉल्स होती थी तो वो नहीं चलता था। अब हमने जो चीज़ अगली देखी है वो हमने देखा है एल्स इफ, कि अगर एक कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद एल्स लगाऊंगा और एक और इफ़ लगा दूंगा, एल्स इफ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर दूसरी ट्रू नहीं होती है तो ये तीसरी चेक करेगा, अगर तीसरी चेक नहीं होती तो ये चौथी करेगा। इस तरह ये सारी कंडीशंस को ये चेक करेगा, ठीक है। ये वाला समझ में आया? क्योंकि जाहिर है इसमें तो हमें 3 से 4 5 कंडीशन अलग अलग चेक करवानी है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि यार एक कंडीशन चेक की और हो गया, ठीक है। तो हमें मुख्तलिफ टेम्परेचर्स, मुख्तलिफ नंबर से उसको कंपेयर करना है अपने टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है इफ़ स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेन इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको चेन इफ़ स्टेटमेंट बोलने का रीज़न जो है वो क्या है कि ये एक चेन की तरह होता है। अगर जो पहला वाला इफ़ का स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये बस उसके बाद ये किसी और को चेक नहीं करेगा, ये एल्स इफ जितने भी हैं ना इनको ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे पहला वाला ट्रू नहीं होता तो ये अगले को चेक करेगा, फिर उसके अगले को चेक करेगा। जिस पॉइंट पे कंडीशन ट्रू हो गई वहाँ पे ये इसको, इस चेन को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। चेन रिएक्शन आपने सुना होगा, तो उस चेन को ये ब्रेक कर देगा, वहाँ से आगे को ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये सब लोगों को समझ में आया कि हम पहले तो हमने पढ़ा था इफ़, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था इफ़।
अब हमने उसके साथ साथ एल्स इफ भी पढ़ा है। एल्स इफ भी एक चीज़ होती है, क्या होता है कि पहला वाला अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो अगले वाले को चेक करता है एल्स इफ के अंदर। ये बात सब लोगों को समझ आई? जी सर जी। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो, अब मैंने लास्ट में लगाया है सिर्फ एक एल्स, सही है, सिर्फ एक एल्स लगाया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले वाले इफ़ को ये चेक करेगा, फिर दूसरे वाले इफ़ को ये चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो गया, फिर तीसरे इफ़ को ये चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो गया, तो आखिर में ये एल्स हर हाल में चल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी इफ़ ऊपर का ट्रू नहीं होता तो आखिर में ये एल्स की बॉडी हर हाल में रन हो जाएगी। ठीक है, अभी भी हम ये सिंटैक्स और इसकी ग्रामर सीख रहे हैं कि ये काम करता कैसे है। ठीक है, और हम छोटी सी हमने ऐप भी एक तैयार कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमने कहा टेम्परेचर अगर 30 से बड़ा है तो इट्स टू हॉट कर दो, तो 30 से अगर बड़ा होगा तो ये चलेगा। मिसाल के तौर पे बंदे ने 29 एंटर किया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 से बड़ा का मतलब है कि 31 पे जाके ये ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा अगर बंदे ने 29 एंटर किया तो ये फॉल्स हो गया, अब अगले पे आएगा ये 29 पे ये वाला ट्रू होगा, क्योंकि 29 इज़ ग्रेटर देन 25, तो 29 टेम्परेचर का मतलब है इट्स प्लेजेंट आउटसाइड। ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से, वरना बाकी दुनिया में 29 में गर्मी हो जाती है। अच्छा, अगर बंदे ने 29 एंटर किया तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद का सारा कोड ये स्किप करेगा, किसी को भी नहीं चलाएगा। उसके बाद डायरेक्ट ये कहाँ आ जाएगा? लाइन नंबर 33 में आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब मैंने कंसोल तो लॉग नहीं करवाना था, मैंने तो करवाना था इसको रिज़ल्ट का। मैं एक यहाँ पे डिव बना देता हूँ ना, रिज़ल्ट मैंने बना दिया। इस रिज़ल्ट के अंदर इसको डिस्प्ले करवाना है ना मैंने, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स इट्स टू हॉट, ठीक हो गया। इसको मैं सोच रहा हूँ लाइन को ब्रेक कैसे करूँ। ब्रेक करता हूँ यहाँ से इसको, हाँ सही है, ये लाइनें ब्रेक कर दी मैंने। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि शायद होता भी होगा कि जहाँ हमें सारी कंडीशंस चेक करनी है वहाँ हम बहुत सारे इफ लगाएं, और जहाँ सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है वहीं हम एल्स इफ का यूज़ करें? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हमें ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम कंपेयर करवाते हैं, लेकिन ट्रू हमें सिर्फ एक कराना होता है। जैसे ये हमारा स्पेसिफिक केस जो है, हमारे स्पेसिफिक केस में अगर टेम्परेचर 30 से बड़ा पहले ही पता चल गया मुझे, तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें नीचे वाली बेकार है फिर मेरे लिए चेक करना। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हम चेन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक अगर ट्रू हो जाए तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि गूगल मीट के ऊपर जब मैं जाके यूज़र पर क्लिक करता हूँ, मैं जाके लिखता हूँ INZ, तो अब INZ से अगर कोई नाम मुझे मिल गया है तो ज़ाहिर है उसको आगे चेक कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर मैं उसी नाम को फ़ौरन वापस लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, या मिसाल के तौर पे कोई किसी जगह पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन किया मैंने, और लॉगिन पे मैंने लिखा कि भाई malik@sysborg.com और पासवर्ड लिखा, तो अब जब डेटाबेस में यूज़र को तलाश किया जाएगा तो मुझे पता है कि यार malik@sysborg.com के नाम से एक ही यूज़र डेटाबेस में एग्जिस्ट कर सकता है। डुप्लीकेशन तो मैंने अलाउ नहीं की हुई है डेटाबेस में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक रिकॉर्ड से उसको जाके कंपेयर करवाता हूँ, लेकिन जिस पॉइंट पे मुझे वो डेटा मिल जाता है मैं उसके आगे मज़ीद उसको तलाश करने नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के केसेस में मुझे चेन स्टेटमेंट चाहिए होता है। मैं वहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ कि ठीक है भाई मिल गया, अब मुझे और आगे नहीं ढूंढवाना है इसको। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट लगाने होते हैं बग़ैर चेन के, कि वो सबको अलग-अलग चेक करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे वैलिडेशंस, जहाँ पे वैलिडेशन की बात आती है, ठीक है, वहाँ पे भाई मिसाल के तौर पे बंदे से मैंने ईमेल एड्रेस इनपुट लिया। अब ईमेल एड्रेस पे 10 तरह की वैलिडेशन लग सकती है कि क्या ये ईमेल एड्रेस 3 कैरेक्टर से कम का तो नहीं है। ठीक है, क्या ये ईमेल एड्रेस इसमें @ और .com इसमें आता है कि नहीं आता। ठीक है,
क्या ये ईमेल एड्रेस 200 कैरेक्टर से ज़्यादा का तो नहीं है? तो इसमें मैं क्या करूँगा, अलग अलग इफ़ लगाऊंगा। ये चेन स्टेटमेंट वाला काम नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे पहली कंडीशन ट्रू भी हो जाती है तो मैं वहीं से वापस तो भेजूंगा उसको कि ठीक है भाई, ये आपने जो है ना इसमें 3 कैरेक्टर से कम क्यों लिख दिया, ये तो अलाउ नहीं है। लेकिन अगर वो फॉल्स भी होता है तो वो नीचे सबको चेक करेगा, ठीक है, सारों को अलग अलग वो चेक करेगा। तो ये कुछ हमारे पास सिचुएशंस हैं। सर ये जो आप बोला रिपीट करते हैं प्लीज। हाँ मोहम्मद अहमद तुम पूछ लो पहले। मैंने बोला ये रिपीट करते हैं लास्ट जो बताया। मैंने लास्ट ये बताया कि अभी तो इफ़ स्टेटमेंट चेन वाला लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमें अकॉर्डिंगली जैसी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम चेन वाला भी लगा सकते हैं और हम जस्ट इफ़ भी लगा सकते हैं, जो हमने इससे पहले वाले कोड में देखा था। ठीक है, मैंने कहा इफ़, एक कंडीशन लगा दी, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने एक और इफ़ लगा दिया, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी, एक इफ़, 2 इफ़। तो अब इस सूरत में होता क्या है कि ये हर इफ़ को चेक करता है। ऐसा नहीं है कि ये इफ़ ट्रू हो गया तो ये नीचे वाले को चेक नहीं करेगा, ठीक है, अलग अलग। तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोग्रामिंग में, दोनों हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। इसको मुझे दिखाना था कहाँ पर, एक डिव के अंदर दिखाना था। अच्छा ये तो वो पुराना वाला खुला हुआ है ना। मैंने कहा भाई 29 एंटर, तो इसने मुझे क्या बोला, इट्स प्लेजेंट आउटसाइड। 31 बोला मैंने तो इट्स टू हॉट। 15 बोला मैंने तो प्रॉबेबली नीड अ डबल जैकेट, ठीक है। 25 बोला मैंने तो भी। अच्छा इसमें मुझे 1-2 कंडीशन और भी लगानी पड़ेगी। मैंने कहा -10, इसने कहा इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। बस यही तो चाहिए था, मैं बन गया ये। सही है। अब इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी, अगली क्लास, उसमें हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, सही है। और सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम जो ग्रेड वाला था ना वो बनाएंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, ठीक है। और अगली क्लास में फिर हम इफ़ को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें अगली क्लास में। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये जो कोड मैंने लिखा है अभी भी यहाँ पे, आप सब लोग इसको अपने हाथ से लिखें। अच्छा इसमें ना कुछ चीज़ें कम भी हैं, मैं ज़रा वो भी इसमें ऐड कर देता हूँ। 30 तक तो मैंने कर दिया, 25 पे मुझे ये करना था कि इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक प्लीज़ कैरी जैकेट, सही है, ये हो गया। अब मुझे एक कंडीशन यहाँ पे और भी लगानी थी बीच में, एक कंडीशन मैंने लगानी थी। एक तो 25 पे ये लग गया, उसके बाद मैंने कहा था 20 से अगर नीचे हो, ठीक है, प्रॉबेबली यू वुड नीड अ जैकेट। अब डबल जैकेट वाला इसमें 10 से कम पे मुझे लगाना है, प्रॉबेबली यू वुड नीड अ डबल जैकेट, ठीक है। तो 25 पे मैंने अलग लगा दिया, 20 पे अलग लगा दिया, 10 पे अलग लगा दिया। अब ये जो 25 पे जो बात लगाई हुई है मैंने, इसको ट्रू करवाने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, टेम्प में एटलीस्ट 26 जब होगा तो ये वाला चलेगा, और तो इसको मुझे ना 24 कर देना चाहिए। समझ रहे हो बात, 24 लिखूँगा तो 25 पे जाके ट्रू होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन, कि जब तक टेम्परेचर एक बड़ा नहीं होगा इस तरफ वाले से, जब तक वो ट्रू नहीं होगा। तो मैंने 24 कर दिया इसको, ठीक है जी। और 24 से लेके 21 तक वो ये वाली बात बोलेगा कि इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक। और अगर 20 से नीचे हो गया, ठीक है, 20 से अगर नीचे हो गया तो फिर ये बोलेगा कि प्रॉबेबली यू वुड नीड अ जैकेट, ठीक है। टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 20। वेल मैं शायद मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा मेरी ना तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है आज, तो शायद कुछ मैं असल में 21 से बड़ा होगा ना तो फिर ये चलेगा। मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ अभी, मुझे समझ में आ रहा है, अब इसमें मैंने कुछ उल्टा किया हुआ है। थोड़ा आराम कर लें आप। हाँ थोड़ा दिमाग तेज़ चलाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। मौसम का असर है भाई। अच्छा मैंने कहा 30 से बड़े वाले पे ये प्रिंट करा दो,
तो इसका मतलब है 30 से छोटे पे ये अगले पे जाएगा। तो 24 से लेके 30 तक ये वाली चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। 24 से लेके 30 तक ये वाली चीज़ प्रिंट होगी। तो इसमें मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए होगा इट इज़ प्लेजेंट आउटसाइड, मुझे इसमें ये लगाना चाहिए था, इट्स प्लेजेंट आउटसाइड, क्योंकि 29 से लेके और 24 तक का जो टेम्परेचर है वो प्लेजेंट है। 25 तक। हाँ, इट्स प्लेजेंट आउटसाइड। अच्छा, उसके बाद 24 से अगर बंदे ने नीचे लिखा तो फिर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा कि भाई इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक वाला, 24 से बड़े पे तो मैंने ये लगा दिया कि प्लेजेंट आउटसाइड। अगर 24 से नीचे हुआ या 24 भी हुआ, इसमें 25 भी सही था, ठीक है, कि 25 से एक बड़े पे ये ट्रू होता है ना, 26 पे ट्रू होता है। तो 25 से लेके 20 तक पे ये प्रिंट करेगा ये वाला, बिल्कुल सही हो गया ये। अच्छा, फिर 20 से नीचे अगर हुआ और 20 से लेकर 10 तक हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रॉबेबली यू वुड नीड अ जैकेट। और 10 के बाद फिर मुझे एक और चाहिए होगा 10 से लेके 1 तक के लिए। यहाँ पे एक कंडीशन मुझे और चाहिए कि अगर 1 से बड़ा है अगर, और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा ये बात कि भाई प्रॉबेबली यू वुड नीड अ डबल जैकेट। अच्छा, डबल ही लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सिंगल जैकेट है, डबल नहीं है। अब ये जाके आई थिंक सही हुआ है। अब ज़रा इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। रिफ़्रेश। सबसे पहले तो 31 से शुरू करता हूँ मैं, इट्स टू हॉट। अच्छा, इसको ना नंबर नहीं बनाया मैंने, तो ये वो मुझे ऊपर नीचे करने वाला नहीं दे रहा। टाइप इसका टेक्स्ट हुआ है, ठीक है। नंबर बनाने से ना ये आ जाता है ऊपर नीचे करने वाला। अच्छा, 31 तक पे ये टू हॉट है, 30 पे इट्स प्लेजेंट आउटसाइड, 29, 28, 25, 26 से जैसे ही 25 होता है, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक, बिल्कुल सही मेरे मिजाज के मुताबिक आया है। 21 तक मुझे यही देना चाहिए, एंटर सही दे रहा है। 20 पे आके ये चेंज हो गया, 20 पे प्रॉबेबली यू नीड अ जैकेट, 12 पे भी यही है, 11 पे भी यही है, 10 पे अलग हो गया। 10 पे इसने बोला भाई डबल जैकेट आपको चाहिए। फिर 10 से मैं और नीचे आया, 5, 4, 3 तक यही है, 2 भी यही है। 1 पे आके इसने बोला इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। और 1 से नीचे अब मैं जितना भी जाऊँगा ये मुझे क्या बोलता रहेगा, मुझे यही बोलेगा ये, अब मैं जितना भी नीचे चला जाऊँ, ठीक है। क्योंकि 1 के बाद जो मैंने क्या कर दिया है, इस 1 के बाद मैंने आखिर में एल्स लगा दिया है कि अगर ये 1 वाला भी ट्रू नहीं होता तो फिर हर हाल में ये वाला लास्ट वाला ट्रू होगा, हर हाल में, ठीक है। अब 1 से नीचे जितना भी बड़ा नंबर लिख दे बंदा, -100 लिख दे, यही वाला ट्रू होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा है, हमने इफ़ स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखा है आज कि इफ़ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में काम किस तरह करता है, और हमें प्रोग्रामिंग में इसकी ज़रूरत आमतौर पर पड़ती है कंडीशन चेक करवाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम रोकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बजाय इसके, क्योंकि इफ़ में ना अभी कुछ चीज़ें रहती हैं हमारी, ठीक है, थोड़ी सी 1-2 चीज़ें इफ़ में और भी रहती हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ साथ वो हम पढ़ेंगे। जी अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे हमने HTML के अंदर एक पैराग्राफ बनाया ना, अगर हम HTML के अंदर एक div बनाते हैं, हाँ, और div को क्लास देते हैं, हाँ, तो फिर हम वो क्वेरी सिलेक्टर से उसका जो पैराग्राफ है वो कैसे गेट करेंगे? नहीं देखो, क्लास के ज़रिए भी गेट तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये क्लास के ज़रिए जब आप गेट करते हैं ना तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एरे। अभी एरे हमने कवर नहीं किया, तो उसमें क्या होता है कि क्लास ज़ाहिर है एक से ज़्यादा एलिमेंट पे भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट पे क्लास हो सकता है। तो अगर मैं क्लास के ज़रिए गेट करूँगा तो पहली बात तो ये है कि ये पैराग्राफ या ये डिव तो मुझे मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा एरे की फॉर्म में, कि अगर कोई और भी उस क्लास वाला है तो वो भी मिलेगा। और उसका तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तरीक़ा है ये डॉट, ठीक है, डॉट, और जो भी आगे क्लास का नाम है वो आप लगाएंगे। लेकिन अगेन बता रहा हूँ, इसमें आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे ना वो एक नहीं मिलेगा, आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आईडी के ज़रिए फ़िलहाल गेट करवाएं, इंशाल्लाह हम अभी एरे जब पढ़ेंगे तो ये वाला काम भी इंशाल्लाह फिर कर लीजिएगा आप। मतलब सर मैं कहना ही चाह रहा हूँ, जैसे हमने एक div बनाया, ठीक है, div को हमने क्लास दी रिजल्ट की, ठीक है, हाँ, उसके अंदर हमने पैराग्राफ रख दिया, हाँ, अब हम चाहते हैं जो हमारे इनर HTML है वो पैराग्राफ के अंदर है। सही है।
इनर HTML आपकी पैराग्राफ के अंदर है। मैं आके यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ना, मैंने कहा div और इस div के अंदर पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ मेरा डेटा पैराग्राफ के अंदर आए। सर स्क्रीन आपकी वो दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन में, स्टॉप इंटायर स्क्रीन, ये लो शेयर हो गई। अच्छा, मैंने div बनाया और उसके अंदर ये पैराग्राफ है, तो आप ये चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर रिजल्ट मेरा प्रिंट हो, राइट? मतलब क्लास में div को वो ये जो आईडी है ये मैं div को दूं? div के ऊपर कोई क्लास भी लगी हुई है? नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आईडी है मैं div को दूं। ये आईडी आप div को दें, ये आप इस पैराग्राफ को ना दें। कट जी, और आप ऐसे करें, ये देखें, ये पॉसिबल तो है कि इस पैराग्राफ पे कोई नाम नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ। आप इस div को गेट करें और इस div को जब आप गेट करते हैं ना, मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई रिज़ल्ट, ठीक है, और इसको मैं कंसोल करवा देता हूँ सीधा सीधा, console.log, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि इसमें मिलता क्या है। इसको मैंने बजाय किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के या इसके डॉट करके वैल्यू उठाने के, मैंने इस पूरे को कंसोल करवा दिया। तो ये भी रिज़ल्ट को मैं कंसोल करवाऊंगा ना, तो आप देखेंगे ये पूरा एलिमेंट मुझे एज इट इज़ मिलेगा। ये पूरा एलिमेंट मुझे एज इट इज़ मिलेगा, और इस एलिमेंट, ज़ाहिर है जब ये div का पूरा एलिमेंट मिलेगा तो इसके चिल्ड्रन भी मुझे इसके साथ साथ मिलेंगे। अब ज़रा देखते हैं ये स्क्रीन पे आता किस तरह है मेरे। अब इसके ना एलिमेंट्स भी मुझे साथ साथ मिलेंगे, तो मैं डॉट चाइल्ड करके ना उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखो, ये मिल गया मुझे पूरा इस तरह। लेकिन अब ये दिख इस तरह रहा है, लेकिन ये इस तरह असल में मिलेगा नहीं आपको। आपको मिलेगा डॉट डॉट चाइल्ड नोड्स, सही है। डॉट चाइल्ड नोड को जब मैंने रिफ़्रेश किया तो अब देखेंगे नोड लिस्ट पूरी आ गई। इसमें ये टेक्स्ट, इसमें ये पैराग्राफ, इसमें ये टेक्स्ट, ये सब चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप उसमें एक अलग से कोई आईडी लगा दें, कोई अलग से की लगा दें। जब आप कोई भी एलिमेंट कैरेट करते हैं उसके साथ आपको उसके सारे चाइल्ड सब कुछ मिल रहा होता है। या उससे भी बेहतर एक तरीका है, एरर रिटर्न कर रही है, सॉरी, हाँ, ये चाइल्ड नोड में ज़ाहिर है एरर रिटर्न होगा ना। हाँ, ये डॉम का टॉपिक है, हम ये कवर नहीं करेंगे लेकिन क्लास में। ये हम मतलब टाइम ज़ाया वाली बात है ना, क्योंकि डॉम अब हो गया वर्चुअल। रिएक्ट के आने के बाद ना डॉम आपका वर्चुअल हो गया। तो ये डॉम जावास्क्रिप्ट में ठीक है, अगर कोई पढ़ता है तो अच्छी बात है खुद से, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कोर्स में डिस्कस करना बेकार है इन चीज़ों को। जी अच्छा सर, अब मतलब मैं जो रिजल्ट है वो पैराग्राफ के अंदर शो करवाना चाहता हूँ। हाँ, रिज़ल्ट पैराग्राफ में शो करवाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे एक आईडी और लगा दो, ठीक है। इसमें लिख दो रिज़ल्ट पैरा, सही है, रिज़ल्ट पैराग्राफ लिख दो इसके अंदर, सही, और रिज़ल्ट पैरा करके उसको प्रिंट करा दो, सही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों करोगे? अच्छा, एक तरीका और भी है इसका। एक तरीका और ये कि div में कुछ भी ना लिखो, div को खाली छोड़ दिया, सही है। यहाँ पे रिज़ल्ट बना दिया और div को खाली छोड़ दिया। अब यहाँ जो इनर HTML करोगे ना, ये जो इनर HTML है, यहाँ पे पैराग्राफ बना के डाल दो। इस तरह भी क्या होगा, वो पैराग्राफ उसमें चला जाएगा। और ये इसको इधर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ये वाली बात? समझ आई ये वाली बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे करके डालोगे तो भी पैराग्राफ उसमें जाएगा पूरा। और इसके साथ कोई एट्रीब्यूट वगैरह अगर लगाना है, कोई क्लास लगानी है, वो लगा के भेजोगे तो भी जाएगा वो। इसमें कोई क्लास लगा के भी भेज सकते हो, ये भी एक तरीका है। जो प्रोग्रामिंग में जो जो चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सब हो सकता है, लेकिन अब सम टाइम वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो आप सोच रहे होते हैं, तो उसको आसानी से करने का कोई ना कोई हल आपको निकालना पड़ता है। खैर अभी तो मैं अच्छा, ये डॉम वर्चुअल होने का मतलब है, जो रिएक्ट में ये डॉम जो है ये वर्चुअल होने का मतलब है कि डायनेमिक हो गया है? नहीं, डायनेमिक नहीं हुआ है। असल में रिएक्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट वाले डॉम को छोड़ के ना अपना एक डॉम बनाया है उसने। शैडो डॉम की बात कर रहे हैं? वर्चुअल डॉम ये है, वर्चुअल डॉम कहलाता है वो। रिएक्ट का अपना डॉम होता है वो। सही। तो जब हम कोई चेंजेस करते हैं ना, तो के बारे में कुछ बताएंगे, डॉम क्या चीज़ होती है? डॉम ये चीज़ होती है कि जब आपका जैसे ये HTML है, राइट, ये HTML है।
तो अब ये जो HTML है ना, इस ज़ाहिर है HTML डायरेक्ट नहीं रन होता, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी किसी को तो वो सुन लें प्लीज़, कि ये HTML डायरेक्ट ब्राउज़र के ऊपर रन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ये HTML असल में ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होता है। अभी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को हम मज़ीद उस वक्त भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, और जब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। एक ख़ास अंदाज में ये ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये जाता है जावास्क्रिप्ट, यानी आप कह लें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। ये HTML नहीं रहता, ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और फिर ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये HTML में मैंने जो काम किया हुआ है ना, जैसे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, मैंने उसके अंदर लेबल लगाया हुआ है, मैंने उसके अंदर इनपुट लगाया हुआ है, तो ये सारे काम मैं जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता हूँ। ये फॉर्म यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल ही हटा दूँ ना यहाँ से, मैं जावास्क्रिप्ट से वो सारी चीज़ें बना सकता हूँ, ठीक है। HTML पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट में रहते हुए। तो ये डॉम का हमारे बुक में भी चैप्टर है, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे ना, डॉम के 10-12 चैप्टर हैं, ठीक है। ये यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है, 58 से लेके 68 तक 10 चैप्टर हैं पूरे, ठीक है। डॉम के हैं सारे चैप्टर, लेकिन हम इस कोर्स में ये चैप्टर कवर नहीं कर रहे, क्योंकि रिएक्ट के आने के बाद जो ये डॉम है ना, ये वर्चुअल हो गया है, रिएक्ट वालों ने अपना डॉम बना लिया है। तो हम बेहतर ये है कि हम रिएक्ट वालों का जो डॉम है वो पढ़ते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये वाले डॉम को हम फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है? तो सर मतलब ये डेवलपमेंट के अंदर जो है डॉम को समझना जो है वो ज़रूरी है, मतलब ये कोई इसमें काम आता है, कहीं पे हमें डेवलपमेंट करनी होगी कुछ इस तरीके से रिलेटेड डॉम से? देखो अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये वाला काम अभी जो हम कर रहे हैं ना, कि भाई रिज़ल्ट कहाँ दिखाना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिज़ल्ट, और उसके इनर HTML में जाके ये बात रखवा दो। तो ये असल में डॉम का ही ऑपरेशन है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट में कुछ काम करवा रहे हैं ना, तो दिस डॉक्यूमेंट इज़ डॉम। ये हम डॉक्यूमेंट के ऊपर जो क्वेरी सेलेक्टर लगवा के उसमें से डेटा जो उठाते हैं, ये देखो, ये जो हमने उठाया ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टेम्परेचर में से जाके डॉट वैल्यू उठाओ, ये असल में हमने डॉम ऑपरेशन ही किया हुआ है। वो टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता, लेकिन काम असल में हम वही कर रहे हैं। लेकिन डॉम हम इतना ही पढ़ेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वो 10 चैप्टर हम कोशिश करेंगे वो ना पढ़ें, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसका रीज़न ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये जावास्क्रिप्ट में जो इस तरह होती है, वो रिएक्ट ने अपना बना लिया है वर्चुअल डॉम। रिएक्ट में ये काम इस तरह नहीं होता, रिएक्ट में वेरिएबल बनते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे वो बहुत आसान है, इस वाले के निस्बत बहुत आसान है वो। आपको लगेगा ही नहीं कि आप डॉम के ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको लगेगा मैंने जस्ट वेरिएबल बनाया, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन था जी प्लीज़। जैसे सर आपने रिफ्रेश के लिए बताया था ना कि रिटर्न के बाद फॉल्स लगाते हैं तो पेज रिफ्रेश नहीं होता। सर एक कोई जावास्क्रिप्ट वॉइड जो होता है वो क्या काम करता है? अच्छा वो मुझे नहीं पता, वॉइड मुझे दिखाएंगे तो शायद मुझे याद आ जाए। एक तो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होता है, वो भी लगाया जाता है पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए। तो मतलब शायद एंकर टैग के अंदर लगता है जहाँ पर हम हैश लगाते हैं। वो ग्रुप में मुझे भेजिएगा आप जो किस वॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। जैसे अनडिफाइन होता है ना, वॉइड भी उसी तरह होता है, लेकिन वॉइड के ज़रिए पेज को रिफ्रेश को कैसे रोकते हैं ये मुझे पता नहीं है। सर मैं भेज दूंगा ग्रुप। ठीक है, चलें जी, फिर आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। सर क्लास खत्म हो गई? हाँ असाइनमेंट क्या सर? सर हफ्ते को भी क्लास होगी क्या? यार अगर हफ्ते, अभी गवर्नमेंट की हॉलीडेज हो गई अनाउंस या नहीं हो गई? सर चांद रात हो गई। क्या है गवर्नमेंट की हॉलीडेज, बता सकता है कोई? सर फ्राइडे से जुम्मे से मंगल। हाँ तो बस ठीक है, फिर सैटरडे की क्लास हमारी हम कैंसिल कर देता। जुम्मे को असल में चांद अपना हफ्ते को चांद रात है ना। हाँ नहीं, अगर गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अगर सैटरडे वाले दिन गवर्नमेंट हॉलीडे है तो हम अपनी भी क्लास बंद कर देते हैं। ठीक है सर। जुम्मे से है ना, कल से मैं वैसे खुद चेक करूंगा, अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, मैं खुद चेक करूंगा कि गवर्नमेंट की हॉलीडेज कौन कौन से दिन में, और मैं ग्रुप में बता दूंगा आप लोगों को। सही है सर, कर देते। ठीक है ठीक है। असाइनमेंट का जरा बता दें। असाइनमेंट जो यही है फिलहाल आपका, ये जो मैंने अपने हाथ से बनाकर दिखाया ना क्लास में आपको, ये आप सब लोगों को अपने अपने हाथ से बनाना है। सही है, ये असाइनमेंट है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में।
ओके सर, ख्याल ओके रखें सर, अपना। थैंक यू सो मच। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।